नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। और दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं हूं आपके साथ सपना दीपक वदेशिया। पहली बड़ी खबर चंडीगढ़ से है, जहां निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। वहीं दूसरी बड़ी खबर अंबाला से है, जहां पूर्व सैनिक और उनके घर वालों के साथ पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने अग्निवीर के आरक्षण पर सरकार की सराहना की। वहीं तीसरी बड़ी खबर भिवानी से है, जहां किसानों ने हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं चौथी सबसे बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिख रही हैं। जहां पर पहली तस्वीर आप देख सकते हैं, नैनपाल रावत जो है कौन का ये मुलाकात मनोहर लाल से है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से ये मुलाकात जो है दिखा रहे हैं, जहां पर विधायक नैनपाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। मनोहर लाल ने नैनपाल की नाराजगी को दूर किया है और वही सरकार से नाराज चल रहे थे लगातार नैनपाल, जिसके बाद से मुलाकात के बाद से ये नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। तो वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पूर्व सैनिकों ने सरकार की तारीफ की है। जी हां, आपको बता दें, लगातार सैनिकों को लेकर सरकार की तरफ से पूरी सजगता के साथ तमाम जो है काम किए जा रहे हैं, जिसके बाद से पूर्व सैनिकों ने सरकार के इस बात की तारीफ की है। तो वही तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब किसानों ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है कि वो सब विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो वही चौथी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर 22 जुलाई को देखिए सावन जो है शुरू हो रहा है और इसके बाद से कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है और इसी के साथ साथ हर जगह चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है। तो वही निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत ने केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। नैनपाल रावत ने चंडीगढ़ में मनोहर लाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि नैनपाल रावत सरकार से नाराज चल रहे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने के बाद उनकी नाराजगी दूर हुई थी। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओपी, ये जो मुलाकात थी केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल से नैनपाल का, तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। तो क्या लगता है, क्या नैनपाल की नाराजगी दूर हुई है या फिर कुछ और उम्मीदें? देखिए सपना, अगर हम परसों की बात करें तो परसों जो त्रिफला विधानसभा है हरियाणा की, उससे जो निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसके अंदर वो जो है वो सरकार से कहीं नहीं नाराज दिखे थे। उनका कहना था कि अधिकारी जो उनके काम नहीं कर रहे हैं और अधिकारी चाहते हैं कि बीजेपी की सरकार हरियाणा में तीसरी बार जो है ना बने। तो दरअसल अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो विधायक नैनपाल रावत हैं, उनका निशाना जो जिला प्रशासन के या फिर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं था। और जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे थे वीडियो में, तो उससे पता लगता था कि कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी लेवल पर उनके हल्के की योजनाएं, विकास योजनाएं जो है वो जो है वो शुरू नहीं हो रही है या उनमें हिला हवाली देरी हो रही है। तो इसी के चलते कहीं ना कहीं वो जो है वो कहीं ना कहीं नाराज से एक तरह से दिख रहे थे। और उस वीडियो में वो ये भी कह रहे थे कि समर्थन को लेकर वो जो है वो कल यानी कि मतलब वीरवार को वो जो है कोई फैसला करेंगे। तो इसके बाद अगर परसों रात को ही जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई और उनके जितने भी जो भी इश्यूज हैं उन सभी के समाधान का जो विश्वास दिया गया है। और आज सुबह वो जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल या पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल हैं, उनसे भी मुलाकात की है और उनकी बातें सुनी और एक तरह से कहीं ना कहीं वो जो है वो संतुष्ट हो गए हैं। और नैनपाल रावत का जो है संतुष्ट होना बीजेपी के लिए काफी अच्छी एक खबर है और काफी अहम भी है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा में विपक्ष आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार अल्प मत में है, उनके पास पूरा बहुमत नहीं है। जो 7 विधायक आए थे उनमें से एक, जो चुनकर 7 विधायक आए थे उनमें से एक विधायक जो है वो इस्तीफा दे चुका है और एक विधायक की जो है वो दर्दनाक लोकसभा की वोटिंग वाले दिन जो है उनकी मौत जो है वो हो गई थी।
तो और बाकी जो 5 विधायक बचते हैं वो सभी आज कांग्रेस के खेमे में जो है वो कहीं ना कहीं जो है 4 जो विधायक हैं वो कांग्रेस के खेमे में गए हुए हैं और एक विधायक जो है बीजेपी के पक्ष में नैनपाल रावत है। तो उनका मनाना और उनका जो बयान था उसके बाद उनसे जो पार्टी आलाकमान ने मुलाकात करके उनको जो भी आश्वासन दिया, जो भी उनको किसी भी तरीके से मना लिया है, तो ये एक अच्छी और बीजेपी के लिए एक संतोषजनक खबर है। जी ओपी, हम देख पा रहे हैं कि जब से लोकसभा चुनाव का मतगणना हुआ है और जो है 7 राज्यों में 13 सीटों पर देखिए विधानसभा उपचुनाव के भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी भी उस हिसाब से प्रदर्शन नहीं कर पाई जो हम देख पाए थे 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में। ऐसे में लगातार अंदर भी देखिए अंदर खाने में भी अंदरूनी कलह निकलकर सामने आ रही है। लगातार जो है नेता, विधायक, सांसद नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखिए हरियाणा की अगर बात करें तो महज 2 महीने का वक्त है और 2 महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में क्या लगता है चुनाव आते आते क्या जो है पूरी नाराजगी को दूर किया जा सकता है या फिर जो है बीजेपी इसमें भी प्रदर्शन खासतौर पर नहीं कर पाएगी, क्योंकि लोकसभा में भी देखिए सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई बीजेपी। देखिए सपना, अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो जाहिर सी बात है कि हरियाणा में बीजेपी पिछले 10 साल से यानी कि 2 प्लान से लगातार है और कांग्रेस विपक्ष में है। और जब कांग्रेस की नाकामियों से या कमियों से या अत्याचारों से जनता परेशान हुई थी, तभी भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो जनता ने मौका दिया था। और अब 10 साल से जब बीजेपी सत्ता में है तो जाहिर सी बात है जनता की जो बहुत सारी उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं सरकार से ही होंगी और बीजेपी की सरकार है तो उन्हीं से उम्मीदें होंगी। अगर उनकी उम्मीदों पर जो है जनप्रतिनिधि खड़े नहीं उतर पाए तो अगले चुनाव में जब वो जाएंगे तो उनसे किस आधार पर वो वोट मांगे, क्योंकि आखिरी 2 महीने का वक्त बचा है। तो सभी जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा के हों, हमेशा ही जो आखिर में जो जितने भी विकास योजनाएं उनके जल्दबाजी में जो उनको पूरा किया जाता है, जो भी हर्डल जाते हैं उनको हटाया जाता है। तो नई योजनाएं मंजूर करने लायक होती हैं उनको मंजूर किया जाता है, भले ही काम ना हो लेकिन घोषणाएं भी होती हैं और बहुत सारे काम भी होते हैं। तो ऐसे में अगर नैनपाल रावत की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं इसी बात से जिला अधिकारियों से जो वो नाराज थे और संभवतः बार बार कोशिश करने के बाद जो है उनकी बात सुनी नहीं जा रही थी, उनकी दिक्कतों का समाधान नहीं हो रहा था। तो जाहिर सी बात उन्होंने एक पब्लिक में आकर अपनी बात रखी और उसके बाद सरकार हरकत में आई, विधानसभा स्पीकर से मुलाकात हुई और जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री या फिर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं उनसे भी बात हुई। तो कहीं ना कहीं जो नैनपाल रावत का मकसद सरकार से समर्थन लेना शायद नहीं दिखाई दे रहा था। उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपनी बात जो है मुख्यमंत्री तक मीडिया के जरिए पहुंचाना था और वो पहुंचाने में कामयाब रहे हैं। और अब उम्मीद की जा रही है कि उनके हल्के के जितने भी विकास कार्य हैं जो चल रहे हैं या जो मंजूर होनी है उनमें तेजी जरूर आएगी। और मुझे लगता है कि अब ये मामला यहीं पर जो है वो शांत हो गया है और शायद नैनपाल रावत ये खुद ही चाह रहे थे कि सरकार आए, सरकार की तरफ से कोई बड़ा नुमाइंदा आए और उनकी बातों को सुने। और मुझे लगता है कि नैनपाल रावत की जो डिमांड थी, जो वो चाहते थे वो सभी हो गया है। 2 मंत्री या फिर विधानसभा स्पीकर या फिर केंद्रीय मंत्री बात करें, उन्होंने उनकी जो है बातें सुनी है और वो एक तरीके से सेटिस्फाइड भी जो है वो दिखाई दे रहे हैं। तो कह सकते हैं कि सरकार की मुश्किलें भी जो है वो बच गई बढ़ने से और नैनपाल रावत के जो है वो हल्के के जो विकास कार्य जो है वो अगला चुनाव जो है वो लड़ना चाहते हैं उसको लेकर भी जो समाधान हो गए। लोग देखिए ओपी जब लोकसभा चुनाव का जब मतगणना और रिजल्ट सामने आए और 5 सीट पर जो है बीजेपी कब्जा कर पाई, बाकी 5 सीटों पर देखिए उन्हें नुकसान हुआ, जिसके बाद से अब देखिए विपक्ष का जो हौसला है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में देखिए अगर बात हरियाणा की करें तो यहां पर अब कांग्रेस की तरफ से विपक्ष की तरफ से लगातार एक बड़ा अभियान चलाया जा रहा है, हरियाणा मांगे हिसाब। तो ऐसे में इस जो अभियान का समर्थन कितना जनता का जो है मिल पा रहा है या फिर क्या अभी जमीनी हकीकत बयां कर रही है तस्वीर? देखिए सपना, जब भी चुनाव आते हैं तो विपक्षी पार्टी विकास मांगो, जवाब दो, 4 व्हाइट पेपर लेके आओ, इस तरह की जो मुहिम है वो चलाते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं सरकार को कटघरे में खड़ा करके खुद को पाक साफ और अच्छा जो है बताते हैं और सरकार पर जो है वो विपक्षी सभी पार्टियां होती हैं वो चारों तरफ से उनको तो हमला होता है। वहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी सरकार पर ही दबाव होता है। लेकिन जिस तरीके से 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सत्ता चलाई और दूसरी बार जो बीजेपी सत्ता चला रही है, तो ये एक लोकतंत्र का जो हमारी खूबसूरती है कि यहाँ एक दूसरे का विरोध करते हैं तो एक दूसरे को गलत और अपने आप को सही बताते हैं, लेकिन फैसला जनता करती है। लोकसभा में भले ही
5 सीटें बीजेपी हार गई, लेकिन 2014 के चुनाव की बात करें तो बीजेपी के पास 7 सीटें थी। 2019 में 10 की 10 सीटें जीती, कांग्रेस का खाता भी निकला। तो ठीक है, बदलाव उतार चढ़ाव राजनीति में अक्सर जो है आता रहता है, लेकिन अब सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, विपक्ष अपने तरीके से काम कर रहा है। जनता को जो अच्छा लगेगा, जिस तरीके से वो चाहेगी, वो उसको वोट देगी और फैसला हो जाएगा। जी, अगर हम पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें ओपी, तो जो है बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला, ना कांग्रेस को, ना किसी बड़ी पार्टी को। तो ऐसे में जो है बीजेपी जेजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार तो बना ली। तो क्या अभी भी कुछ ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि क्या बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी या फिर गठबंधन हो सकता है किसी के साथ? देखिए सपना, अभी कुछ भी कहना बहुत जरूरी होगा। जब लोकतंत्र के अंदर जो फ्रैक्चर्ड, एक मतलब टूटा फूटा फ्रैक्चर्ड जो बहुमत या जो एक कॉन्फिडेंस आता है, तो वहां पर बहुत सारे समीकरण बनते हैं, बहुत सारी जो है सौदेबाजी होती है। पिछली बार बीजेपी और जननायक जनता पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, लेकिन सत्ता में आने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी ने जेजेपी को बुलाया और करीबन 1 दर्जन के आसपास जो विभाग थे वो जेजेपी को मिले। उनके 3 मंत्री कैबिनेट में शामिल हुए। तो खैर, इस पर अभी कुछ भी कहना जो है वो जल्दबाजी होगी, क्योंकि सत्ता में कब कहाँ क्या खेल होता है वो किसी को कुछ नहीं पता। चुनाव में जो होता है वो डेमोक्रेसी चलती है, लेकिन उसके बाद तो जो है वो सौदेबाजी और शर्तें और अपने मतलब के हिसाब से जो है बार्गेनिंग वगैरह होती है। अब देखो, अभी 2 महीने आचार संहिता में लगे हैं, उसके बाद 1.5 महीने के अंदर चुनाव होते हैं, नई सरकार बनती है। क्या नतीजा आता है, जनता क्या फैसला करती है, बीजेपी को बदलती है, कांग्रेस सत्ता में लाती है, किसी को जो है बहुमत नहीं देती है। तो उस सूरत में देखना होगा कि चाबी किसके हाथ में है, क्या क्या शर्तें मनवाई जाती हैं और किस तरीके से जो है सत्ता गठन होता है। थोड़ा सा भी इंतजार करना पड़ेगा, इसके ऊपर कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल, देखना दिलचस्प होगा ओपी कि आखिरकार जनता का रुख किसके तरफ मुड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं। हरियाणा सरकार द्वारा अग्निवीर को लेकर बड़ी घोषणा की गई है। नायब सरकार द्वारा अग्निवीर को एक तरफ जहां कई विभागों में आरक्षण का फैसला लिया गया, वहीं 5 लाख तक का लोन बिना ब्याज के देने की घोषणा की गई है। सरकार के इस फैसले से एक तरफ जहां पूर्व सैनिक और उनके परिजन सरकार का सराहनीय कदम बता रहे हैं, तो वहीं हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने भी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा है कि यह सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वहीं जय हिंद सेना का नेता नवीन जय हिंद ने भी सरकार के इस बड़े फैसले का स्वागत किया और कहा कि सरकार को कुछ विभागों में नहीं बल्कि सभी विभागों में आरक्षण देना चाहिए। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, वही किसान आंदोलन से जन्मी संयुक्त संघर्ष पार्टी हरियाणा की सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। संयुक्त संघर्ष पार्टी के कन्वीनर गुरनाम सिंह चंढूनी ने इसको लेकर जानकारी दी है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वो समान विचारधारा वाले दलों से गठबंधन के लिए तैयार हैं। चंढूनी ने कहा कि वो बीजेपी और जेजेपी को छोड़कर किसी भी दल से गठबंधन को तैयार है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संयुक्त संघर्ष पार्टी की सरकार बनी तो बीपीएल परिवार को 200 गज 2 कमरों का घर, बुजुर्गों को 8,000 रुपए पेंशन, 8,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता, सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाएगा। हमने राजनीतिक पार्टी बनाई है संयुक्त संघर्ष पार्टी। पिछले 32 साल से हम किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान में बहुत बार जेल जाना पड़ा है, मुकदमे दर्ज हुए हैं, लाठियां चली हैं, बहुत कुछ हुआ है। लेकिन उसके बावजूद
जो देश की हालत है, जो हम सुधारना चाहते थे, जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे थे, वो देश की हालत, किसान की हालत सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ती जा रही है। और वो बिगड़ते बिगड़ते आज हालात यहां तक पहुंच गए हैं कि आज 33 किसान रोजाना सुसाइड करते हैं। किसानों का कोई कर्जा माफ नहीं करता और पिछले 10 साल में कारपोरेट का 15 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाता है। हर बुजुर्ग की बुढ़ापा पेंशन 8,000, मनरेगा में 200 दिन का काम कम से कम मजदूरी 500 रुपए। किसानों को खेती करने के लिए जैसे तेलंगाना सरकार 10,000 रुपए दे रही थी, तो हम भी 12,000 रुपए पर एकड़ किसान को देंगे और ये वापस नहीं करना होगा। और इसी तरह जो बेरोजगारी भत्ता है वो 500 रुपए कम से कम, 5,000 रुपए कम से कम महीने का, और 5 लाख रुपए उनको फ्री, जिसको ग्रांट कह लीजिए चाहे कुछ कह लीजिए, ताकि जो बेरोजगार हैं वो देश छोड़ के ना जाएं, अपने देश में कोई भी रोजगार करें, तो उनको 5 लाख रुपया रोजगार करने के लिए किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का हो, और वो वापस नहीं करना है। चला जाए, हमारे राजनेताओं ने ये पॉलिसी अपनाई। अब वोटों वालों का राज नहीं है, नोटों वालों का राज है। तो इसलिए इस देश की राजनीति को शुद्ध करने के लिए एक प्रयास किया है, पार्टी बनाई है कि संयुक्त संघर्ष पार्टी, हमने उसका नाम रखा है। और यहाँ सड़क की लड़ाई भी लड़ेंगे, आंदोलन भी करेंगे, और विधानसभा और संसद में जो वोटों की लड़ाई है, वोटों का आंदोलन है, वो वोटों का आंदोलन भी लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि वोट हमारी है, किसानों की, मजदूरों की, रेडी फड़ी वालों की, गरीब लोगों की, कमेरों की। वोट कमेरों की है, राज लुटेरों का है। वही कांवड़ियों की यात्रा सुगम और सरल हो, इसके लिए जिला प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस द्वारा 3 रूट बनाए गए हैं। कालिंदी कुंसी नहर के साथ से पलवल की तरफ जाने वाला रास्ता, वही दूसरा बदरपुर बॉर्डर से पलवल नेशनल हाईवे, तो वही तीसरा बदरपुर बॉर्डर से बटखल चौक होते हुए सोहना के रथ का रूट कांवड़ियों के लिए बनाया गया है। आपको बताते चले कि ट्रैफिक पुलिस के एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया है कि इन सभी रास्तों का साफ सफाई और पैचवर्क का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इन रास्तों पर लगने वाले शिविर के पास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था करवाई जाएगी और कांवड़ियों को यात्रा करने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए हर शिविर के पास 24 घंटे पुलिस जवान तैनात रहेंगे और सभी रूटों पर जगह जगह होमगार्ड भी तैनात रहेंगे। ट्रैफिक पुलिस ने 3 रूट सिलेक्ट किए हैं। एक कालिंदी कुंज से लेके अपने नहर पार के साथ साथ, दूसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से पलवल वाला हाईवे, और तीसरा अपना बदरपुर बॉर्डर से बड़पुर चौक होते हुए सोना की तरफ जाना बैठ रहा है। ये डिसाइड किया है। सिविल प्रशासन से भी बात चल रही है और उनके लिए काम भी किया जा रहा है। जो कनाल रोड पे, कनाल पार रोड है जो, उसको रिपेयर किया जा रहा है और वहां पर जो भी मीट की दुकानें गंदगी है उनको सिविल डिपार्टमेंट की मदद से साफ करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट की तरफ से और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी अलग अलग लोकेशन पे, अलग अलग पॉइंटों पर। कोई भी इमरजेंसी के टाइम पे वो उनको मेडिकल हेल्प दे सके। तो देखिए 22 जुलाई से जो है सावन शुरू हो रहा है और ऐसे में लगातार प्रशासन की तरफ से कांवड़ियों की जो यात्रा है उसको सुगम और सफल बनाने के लिए लगातार प्रशासन की तरफ से काम किया जा रहा है ताकि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, जिसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। बात कर ले अगर अन्य राज्यों की तो देखिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत पंजाब, कई राज्यों में कांवड़ियों की सुगमता के लिए लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जगह जगह जो है कांवड़ियों की सुविधा के लिए जो है रोड भी सही किया जा रहा है और इसी के साथ साथ रास्ते में कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा ना हो, इसके लिए तमाम तरह की व्यवस्थाएं प्रशासन की तरफ से कराई जा रही हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फरीदाबाद से हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जुड़ रहे हैं। मोनू, अभी क्या तस्वीरें सामने आ रही है? क्योंकि देखिए 22 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है, कांवड़िए भी ज्यादा संख्या में देखिए भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद लेने के लिए निकल चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं कांवड़ियों के लिए करवाई जा रही है?
सपना देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो कांवड़ियों के भक्त जो भोले भक्त है वो लगातार हरिद्वार की तरफ जो है वो रवाना हो चुके हैं, क्योंकि वहां से जो है वो डाक कांवड़ यानी कि तमाम तरीके की जो कांवड़ है वो वहां से जल लेकर के जो है वो वहां से रवाना होंगे। और रवाना होने के बाद मैं आपको बता दूं ज्योति, तमाम जो जिलों की बात की जाए या तमाम राज्यों की बात की जाए तो फरीदाबाद से होते हुए यूपी जो है वो नजदीक लगता है। उसके साथ साथ बात की जाए तो गुरुग्राम नजदीक पड़ता है, बात की जाए तो पलवल जिला भी जो है वो नजदीक पड़ता है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम जिलों के और राज्यों के लोग जो है वो फरीदाबाद से होते हुए गुजरते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ट्रैफिक पुलिस एसीपी जो है उन्होंने जो है यहाँ पर मीटिंग ली और डीसी ने भी मीटिंग ली। यहाँ पर मीटिंग के दौरान जो है कहीं ना कहीं रूट जो है वो डाइवर्ट यहाँ पर करने का काम जो है वो यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। तमाम तरीके से देखा जाए तो पलवल से होते हुए जो है वो जो है बाईपास जो है वो यहाँ से जो है वो रूट जो है वो तय किया गया है। गुरुग्राम से बात की जाए तो बड़कल से होते हुए जो है वो गुरु सोना के लिए जो है वो रूट तय किया गया है। लेकिन तमाम बात की जाए तो जिस तरीके से रोडों पे जो कहीं ना कहीं जो खामियां जो देखने को मिल रही है उनका जो है वो पैच जो है वो काम शुरू कर दिया गया है, ताकि कांवड़ियों को किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ साथ सपना मैं ये भी बता दूं कि तमाम तरीके से जो डाके कांवड़ी यानी कि भोलों के लिए जो शिविर जो लगाए जाएंगे वहां पर जो है एम्बुलेंस जो है वो 24 घंटे तैनात रहेगी। पुलिस, होमगार्ड, तमाम तरीके से जो मुलाजिम है वो मौके पर मौजूद रहेंगे, तो ताकि किसी तरीके से कांवड़ी यात्रियों को जो है भोलों को किसी तरीके की कोई परेशानी होगा सामना न करने पड़े। सपना देखिए मोनू, कई बार हम देखते हैं कि हर साल जो है कांवड़ यात्रा जो शुरू होता है और ऐसे में देखिए जो कांवड़िए होते हैं वो जल भरने जाते हैं और कई बार देखिए ऐसी भी घटनाएं सामने आती है कि कई कांवड़ियों को देखिए जो है डूबने की वजह से मौत भी हो जाती है। कई तरह के ऐसे हादसे सामने आते हैं। तो ऐसे में इस बार अगर बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से इसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है? क्या कोई एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम की मौजूदगी होगी या फिर क्या कुछ व्यवस्थाएं खासतौर से उनके लिए जिनकी जो है पानी में डूबने की वजह से मौत हो जाती है? सपना देखिए, बात की जाए तो हरिद्वार को लेकर के, हरिद्वार पर जिस तरीके से क्योंकि लाखों की संख्या में जो है वो भोले भक्त वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर जल उठाने का भाव जो है वो लेकर के रवाना होते हैं। वहीं जो है हरिद्वार की बात की जाए तो हरिद्वार में जो है तमाम तरीके से बात की जाए तो लगातार जो है तमाम राज्य जो है वो संपर्क अधिकारी वो जो है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में जो है वो जुटे हुए हैं। उसके साथ साथ बात की जाए तो तमाम तरीके से हरिद्वार के आसपास तमाम तरीके की सुरक्षाएं जो है वो गोताखोरों की बात की जाए, तमाम तरीके से पुलिस की बात की जाए तो वहां पर पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर दुरुस्त की गई है। लेकिन तमाम राज्य जिस तरीके से तमाम राज्यों की पुलिस की बात की जाए तो सब में यहाँ पर जिस तरीके से कोई घटना अगर घट जाती है भोले के साथ यानी कि जल जो है वो खंडित हो जाता है तो उसके लेकर लोग उसको भी लेकर के जो तमाम व्यवस्थाएं जो है वो वहां पर जो है रखी गई है। वहीं डाक की बात की जाए तो डाक जो होता है पोस्ट ऑफिस वहां से भी जो है वो जल ले सकते हैं। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो पूरी जल की व्यवस्था भी जो है वो शिविरों पर की गई है। वही बात की जाए तो तमाम तरीके से जो है गाड़ी भी तैनात की गई है। अगर तमाम तरीके से भोले के जो भक्त है वो ये कहते हैं कि उनकी किसी वजह से जो है जल खंडित हो जाता है और उसके बाद हरिद्वार से वो कांवड़ जो हरिद्वार से जल लेकर के आना चाहते हैं तो उसकी पूरी तरीके से उसकी भी व्यवस्था यहाँ पर दुरुस्त यहाँ पर की गई है। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो तमाम अगर इसके साथ साथ सपना यहाँ पर एक तमाम चीज देखने को जरूर मिलती है। अगर जिस तरीके से यूपी में जो है मीट की शॉपों को जो है वो पूरी तरीके से बंद कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भी जो है इस तरीके के जो समीप यानी कि हाईवे जिस तरीके से भोले जहां से गुजरेंगे भोले के भक्त वहां पर जो मीट की शॉप है उनको पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। तो तमाम तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर एक नया हरियाणा में जो ये जरूर देखने को मिलेगा कि तमाम मीठे की जो मीट की शॉप है उनको जो है पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। जी सपना, बिल्कुल। ये प्रशासन की तरफ से देखिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है और देखिए 22 जुलाई को सावन भी शुरू हो रहा है और कांवड़िए जो है जल भरने के लिए रवाना भी हो चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोनू इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।